Everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about contract of agency. इस वीडियो में सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे. देन हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की डेफिनेशन करेंगे. विद टू डिफरेंट एग्जांपल्स हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को समझेंगे. कौन प्रिंसिपल होता है, कौन एजेंट होता है और क्या क्या एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, मैनी टाइम्स हम देखते हैं कि हम अपना काम खुद नहीं करते हैं. हम किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं, किसी दूसरी पार्टी को अपॉइंट कर लेते हैं और वो पार्टी जो है वो हमारे बिहाफ पे हमारा काम करती है. जैसे कि जब आप कोई कार वगैरह सेल कर रहे हो तो आप किसी ब्रोकर को अपॉइंट करते हो कि वो आपके बिहाफ पे प्राइजेस वगैरह के लिए नेगोशिएट कर ले. सेलिंग अ प्रॉपर्टी, जब आप किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे होते तो आप प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हो. प्रॉपर्टी डीलर जो है वो क्लाइंट से बात करता है, वो बायर्स लेके आता है, वो उनके साथ जो है डीलिंग्स करता है आपके नाम पे. या फिर जब आप बैंक में चेक्स डिपॉजिट कराते हो तो बैंक जो है आपके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करता है. बैंक आजकल जो है हम ये सिस्टम देखते हैं कि जो बैंक है वो खुद ही इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो है हमारे इंस्टॉलमेंट वगैरह हैं, अगर हमने उसको ऑथोराइज़ कर दिया है तो अकाउंट से खुद ही पैसे जो है कट कर लेता है, खुद ही पे कर देता है. या फिर अगर आप शेयर्स में, डिबेंचर्स में, इनमें इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे भी बैंक जो है आपका डिविडेंड, आपका इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं. मीन्स यहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो लीगल रिलेशन है आपके इन पार्टीज़ के बीच में जो आपके लिए काम कर रही हैं, आपके बिहाफ पे काम कर रही हैं. तो ये जो रिलेशन है आपके और इन पार्टीज़ के बीच में, यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है. मीन्स जब भी हम किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं अपना काम करने के लिए, हम वहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का सबसे सिंपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है बैंक. बैंक के साथ हमारा नंबर ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है और बैंक हमारा जनरली एज ए एजेंट काम करता है. आई थिंक आपको आपके एग्जाम में ये चीज़ स्टेट करनी चाहिए. नाउ डेफिनेशन हम लोग क्लियर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की. वहाँ पे तो मैंने जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है. एजेंसी क्या है? एजेंसी इन लॉ इज द रिलेशनशिप that exists when one person or a party appoints another, engages another to act for him on his behalf. मीन्स एक ऐसा रिलेशनशिप जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने लिए, अपने बिहाफ पे काम करने के लिए अपॉइंट करती है तो वो एजेंसी होता है. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज लीगल रिलेशनशिप. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज़. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है? ये लीगल रिलेशनशिप है दो पार्टीज़ के बीच में. वेयर वन पार्टी एम्प्लॉयज़ अनदर, जहाँ पे एक पार्टी दूसरी को एम्प्लॉय कर रही है टू एक्ट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए काम करने के लिए, या फिर टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज ऑन हिज बिहाफ, या फिर अपने बिहाफ पे थर्ड पार्टीज़ के साथ डीलिंग करने के लिए, थर्ड पार्टीज़ के सामने खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए. मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपॉइंट कर रही है ताकि दूसरी पार्टी उसके लिए काम करे, उसको थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग में रिप्रेजेंट करे और उसके बिहाफ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, उसके बिहाफ पे काम करे. यहाँ पे जो पार्टी अपॉइंट कर रही है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं और जो पार्टी अपॉइंट हो रही है, जो पार्टी दूसरी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम एजेंट बोलते हैं. तो जो एजेंट का काम है, ठीक है, इसका जो काम है वो इसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे कि इसने किया हो, जैसे कि प्रिंसिपल ने वो काम किया. इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा. जैसे एक प्रॉपर्टी ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, तो प्रॉपर्टी ओनर ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी डीलर को हायर कर लिया. अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर और प्रॉपर्टी डीलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है. कैसे है ये देखिए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है? एक लीगल रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में है, प्रॉपर्टी ओनर के और प्रॉपर्टी डीलर के बीच में. अब वेयर वन पार्टी एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट फॉर हिमसेल्फ एंड टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ. अब जो प्रॉपर्टी ओनर है उसने प्रॉपर्टी डीलर को अपने लिए काम करने के लिए अपॉइंट किया है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करे, और किस लिए अपॉइंट किया है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है वो उसको थर्ड पार्टीज मीन्स बायर के सामने रिप्रेजेंट करे, बायर के साथ उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करे, उसके बिहाफ पे काम करे, है ना.
तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है जहाँ पे एक पार्टी दूसरी को अपने बिहाफ पे अपने लिए काम करने के लिए हायर करती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर ने प्रॉपर्टी डीलर को हायर किया है, उसको ऑथोराइज़ किया है अपने लिए काम करने के लिए। प्रॉपर्टी डीलर जो है वो थर्ड पार्टी के सामने, बायर के सामने जो है प्रॉपर्टी ओनर को रिप्रेजेंट करेगा, बायर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डील करेगा, किसके नाम पे, प्रॉपर्टी ओनर के नाम पे। नाउ एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं LIC के एजेंट से, लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली वो एजेंट्स को हायर करती हैं और जो एजेंट्स हैं वो क्लाइंट के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ने एजेंट को हायर किया, उसने ऑथोराइज़ किया कि वो उसके बिहाफ पे डीलिंग कर सकता है, उसके बिहाफ पे क्लाइंट्स को स्कीम वगैरह सेल कर सकता है। अब जो क्लाइंट है मीन्स हम लोग के सामने वो क्या करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमें स्कीम सेल करेगा, हमारा और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। और करवाने वाला कौन होगा, एजेंट, LIC का एजेंट, या फिर कोई भी आप इंश्योरेंस कंपनी ले सकते हो, सारंग इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। उसका एजेंट मीन्स एजेंट कौन है, जो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एज ए मीडिएटर काम कर रहा है, जो थर्ड पार्टी के सामने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है इन दोनों के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखने में लग रहा है, आप कंपनी में नहीं जा रहे हो, आप एजेंट के साथ काम कर रहे हो सारा का सारा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका किसके साथ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो रहा है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट इस बार का किसके साथ हो रहा है, प्रॉपर्टी के ओनर के साथ हो रहा है, प्रॉपर्टी डीलर के साथ यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन करवा कौन रहा है, काम कौन कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर कर रहा है। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वेयर वन पार्टी इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, एंड जो काम है उसका वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि इसने ये काम खुद किया हो, जैसे कि इसने ये काम खुद किया हो, जैसे कि प्रिंसिपल ने ये काम खुद किया हो। अब प्रिंसिपल कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, इट इज़ द पर्सन और द पार्टी हु इज़ एम्प्लॉइंग अनदर टू डू एन एक्ट ऑन हिज बिहाफ और हु इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड। वो पर्सन और वो पार्टी जो कि दूसरे को अपॉइंट कर रही है, जो कि दूसरे को एम्प्लॉय कर रही है और जो कि रिप्रेजेंट हो रही है। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले केस में इंश्योरेंस कंपनी प्रिंसिपल है, इंश्योरेंस कंपनी तो हायर करती है एजेंट को, और इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस कंपनी को तो रिप्रेजेंट करता है उसका एजेंट, तो दैट इज़ द प्रिंसिपल। प्रॉपर्टी वाले केस के अंदर प्रॉपर्टी ओनर ही तो हायर करा है प्रॉपर्टी डीलर को, प्रॉपर्टी ओनर के बिहाफ पे काम हो रहा है, प्रॉपर्टी ओनर रिप्रेजेंट हो रहा है बायर के सामने, तो वो प्रिंसिपल है। ये जो डेफिनेशंस हैं आपकी सेक्शन 182 में दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। अब एजेंट कौन होता है, एजेंट इज़ द पर्सन और द पार्टी हु इज़ एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट अनदर। एजेंट कौन है, वो पर्सन और वो पार्टी जो कि एम्प्लॉय हुई है, जो कि इंगेज हुई है दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरे के लिए काम करने के लिए। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या है, प्रॉपर्टी ओनर को रिप्रेजेंट करना। प्रॉपर्टी डीलर को एम्प्लॉय किया है, किसने किया है, प्रिंसिपल ने किया है, और वो प्रॉपर्टी ओनर को रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉपर्टी ओनर के लिए काम करेगा। इंश्योरेंस वाले केस में इंश्योरेंस एजेंट को एम्प्लॉय किया गया है, इंश्योरेंस एजेंट ही तो हायर हुआ है, और इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे काम करेगा। अब एसेंशियल्स क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल। हमने जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सेंसस में भी पढ़ा था कि जो पार्टी है वो कम्पीटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, मीन्स जो प्रिंसिपल है वो कम्पीटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल है उसकी एज मेजॉरिटी की होनी चाहिए, वो 18 ईयर से अबोव का होना चाहिए, और उसका जो माइंड है वो साउंड होना चाहिए। साउंड माइंड से हमारा क्या मतलब है कि वो एक रेशनल पर्सन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरा अच्छा बुरा क्या है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, ये ज़रूरी बात क्या है यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल है वो उस काम को खुद करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, जो काम वो एजेंट से कराना चाह रहा है, जो काम वो किसी दूसरी पार्टी से कराना चाह रहा है। और जो काम प्रिंसिपल खुद कर सकता है, जो काम एक पार्टी खुद कर सकती है, वो काम ही वो दूसरे से करा सकती है। इस लॉ के ऊपर ये चीज़ बेस्ड है। लेकिन मैं आपको एक और बात यहाँ पे थोड़ा फ़नी ट्विस्ट दे दूँ, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे होती हैं।
जैसे कि जो प्रिंसिपल है वो शादी कर सकता है, लेकिन वो एजेंट से उसके नाम पे शादी थोड़ी ना करा सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो प्रिंसिपल है वो सिंगिंग कर सकता है, गा सकता है ना, कोई पेंटिंग भी कर सकता है, लेकिन वो अपने नाम पे किसी एजेंट से गाना नहीं गवा सकता है और अपने नाम पे किसी से पेंटिंग नहीं करा सकता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हम बेशक हम मेजॉरिटी की एज के हैं, बेशक हमारा माइंड साउंड है, हम किसी दूसरे से एज ए एजेंट नहीं करा सकते हैं। नाउ सेक्शन 184, सेक्शन 184 क्या बोलता है? द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, की एजेंट की कैपेसिटी। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर एजेंट कोई भी हो सकता है। एजेंट की कैपेसिटी जो है वो इमटेरियल है, मीन्स कुछ नहीं बताया गया है। कोई भी, एनी वन कैन बिकम एन एजेंट, चाहे वो माइनर है, चाहे वो लुआंटिक है, चाहे उसका माइंड अनसाउंड है, चाहे वो एक ड्रंकर्ड है, कोई भी एक एजेंट बन सकता है। बट सिचुएशन क्या है? अगर एजेंट इनकम्पिटेंट है, अगर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए लीगली लायक नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो करा सकता है, लेकिन उसके और प्रिंसिपल के बीच में कोई भी ऐसी लायबिलिटी नहीं बनेगी, मीन्स वो प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है वो प्रिंसिपल के फ़ायदे में नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने बी को अपॉइंट किया है, ठीक है, सी के साथ डीलिंग्स के लिए, कि सी के साथ काम करेगा बी। बी जो है वो एक माइनर है, वो 17 ईयर्स का है। अब यहाँ पे बी जो है वो इन दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है, लेकिन बी ने कोई भी गलती की, कुछ भी जो काम है वो बी जो है ए के लिए किसी भी तरह से लायबल नहीं है। अगर उससे कोई मिस्टेक हुई, कुछ भी हो गया, उसने कुछ भी किया, तो ए वहाँ से उससे कोई भी कॉम्पनसेशन कुछ भी नहीं मांग सकता, ना उसको श्यू कर सकता। मीन्स यहाँ पे ये जो चीज़ है, इनकम्पिटेंसी ऑफ प्रिंसिपल इज़ नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ, इनकम्पिटेंसी ऑफ एजेंट इज़ नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है जनरली इस चीज़ को प्रेफर करता है कि जो एजेंट है वो कम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्टैक्ट में एंटर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे तो उसका नुकसान हो सकता है ना। नाउ कंसिडरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सेक्शन 185 क्या बोलता है? कंसिडरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर जो कंसिडरेशन है वो एक नेसेसरी चीज़ नहीं है, वो असेंशियल नहीं है। बिना कंसिडरेशन के लिए भी एजेंसी फॉर्म हो सकती है। जैसे जब आप किसी प्रॉपर्टी ओनर को, प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट करते हो, बैंक को अपॉइंट करते हो, तो आपको वहाँ पे कमीशन वगैरह को पे करना पड़ता है ना। लेकिन जब एक फादर का सन जो है उसके एज ए एजेंट काम करता है, एक वाइफ हस्बैंड के एजेंट के तरह काम करती है, तो वहाँ पे जनरली हम बात करते हैं, हम कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं, वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है। तो कंसिडरेशन के बिना भी एजेंसी फॉर्म हो सकती है। बट ये चीज़ इस बात को नहीं स्टेट करती है कि जो एजेंट है वो अपने कमीशन के लिए, अपने रिमंडरेशन के लिए प्रिंसिपल को कोर्ट में शू नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल को कोर्ट में शू वो कर सकता है अगर उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है, उसके अंदर उन्होंने स्टेट किया है कि उसको कोई ना कोई रिमंडरेशन मिलेगा, कोई ना कोई कमीशन मिलेगा। नाउ लीगल बाइंडिंग, लीगल बाइंडिंग का मतलब क्या है? द प्रिंसिपल इज लीगली बाउंड टू द एक्ट्स डन बाय द एजेंट इन सेम मैनर एज ही हैज़ डन दैट एक्ट हिमसेल्फ। प्रिंसिपल उसी तरह से बाउंड है एजेंट्स के एक्ट के लिए जैसे कि उसने वो काम खुद किया है। मीन्स जो प्रॉपर्टी ओनर की हमने बात की थी, अगर प्रॉपर्टी डीलर ने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके नाम पे, तो ऐसा ही माना जाएगा कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्रॉपर्टी डीलर ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है। So thank you all, thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. In next video we will discuss the modes of creation of agency, and ये notes अगर आपको चाहिए हैं तो आप मेरे को बता सकते हो, I will share with you.